तुकराम और सुखीराम दो भाई थे। तुकराम स्वभाव का लालची और बहुत ही मतलबी इंसान था। बहुत सारा धन होने के बाद भी उसका लालच कभी कम नहीं होता था। वहीं सुखीराम गरीब परिवार में अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था, लेकिन वह दिल का बहुत ही अच्छा आदमी था। सुखीराम के पास परिवार चलाने के लिए तुकराम से मिला हुआ केवल खेत का आधा हिस्सा ही था। एक दिन सुखीराम जब खेतों में हल चला रहा होता है, तभी तुकराम वहां आता है और बोलता है, तो सुखीराम, कैसा चल रहा है खेत का काम? मुझे मेरी जमीन का किराया भी चाहिए। सुखीराम कहता है, भैया, मैं जल्दी आपका किराया दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तुकराम कहता है, हाँ हाँ, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरा पैसा दे देना। इतना कहकर तुकराम वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी सुखीराम के लिए खाना लेकर आती है और कहती है, हम इस खेत पर इतनी मेहनत करते हैं, फिर जाकर हमारा खेत हरा भरा हो पाता है। तुकराम भैया ने पहले ही हमारे हिस्से की सारी जमीन हथिया ली और जमीन के नाम पर हमें बस खेत का एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया है। उसमें भी हर महीने किराया वसूलते हैं। आप कभी अपने भाई से कुछ कहते क्यों नहीं? लक्ष्मी ऊपर वाला सब देख रहा है, वह किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देता। तुम चिंता मत करो, देर से ही सही, लेकिन हमारे जीवन में भी रोशनी होगी। सुखीराम की बात सुनकर लक्ष्मी शांत हो जाती है। फिर दोनों पति पत्नी खेत में ही खाना खाते हैं। सुखीराम इतनी मेहनत और लगन से खेती करता था कि उससे उसे अपना खर्चा निकालने के साथ साथ तुकराम का किराया भी चुकाना पड़ता था। तुकराम मन में सोचता है, वैसे तो मैं अपने भाई से उस जमीन के टुकड़े का किराया ले ही रहा हूँ। अब अच्छा होगा कि मैं पूरी जमीन ही अपने नाम कर लूं। मैं बड़ा भाई हूँ, सब कुछ मेरा है। वैसे भी सुखीराम पढ़ा लिखा नहीं है और उसकी बीवी भी अनपढ़ है। मैं उन दोनों से जमीन के कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर सारी जमीन अपने नाम कर लूंगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। एक दिन तुकराम सुखीराम और लक्ष्मी के नाम से जमीन के कागजात बनवाता है और उन्हें लेकर सुखीराम के घर पहुंचता है। वह कहता है, सुखीराम, इन कागजों पर हस्ताक्षर कर दो और लक्ष्मी, तुम भी कर दो। सुखीराम पूछता है, भैया, इन कागजों में क्या लिखा है? इन कागजों में लिखा है कि अब से मैं तुम लोगों से जमीन का किराया नहीं लूंगा, बल्कि तुम्हारे हिस्से की जमीन तुम्हारे नाम कर रहा हूं। तुकराम की बात सुनकर सुखीराम और लक्ष्मी खुश हो जाते हैं और हस्ताक्षर कर देते हैं। अगले दिन सुखीराम और लक्ष्मी खेत पर काम करने जाते हैं। तभी तुकराम आता है और कहता है, कैसा चल रहा है फिर खेत का काम? बहुत अच्छा चल रहा है भैया। तो इस बार जो फसल होगी उस फसल का सारा पैसा मेरा होगा। अरे वह क्यों भाई साहब? इस पर जो हम खेती करते हैं उसका पैसा हम आपको क्यों दे? उस पर तो हमारा हक है। इन कागज की हैसियत से। ये तो वही कागज है ना जिन पर कल आपने हमसे हस्ताक्षर करवाए थे। सच सच बताएं तुकाराम भाई, अपने इन कागजों पर क्या लिखवाया है? इन कागजों में लिखा है कि अब तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। जितनी भी जमीन थी वह अब मेरे नाम हो गई है। अब तुम दोनों मेरी जमीन पर काम करने वाले नौकर हो। नौकरों को फसल का पैसा नहीं मिलता, बस काम करना पड़ता है। सुखीराम दुखी होकर कहता है, भैया, आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? अरे, मैं आपका सगा भाई हूं, कम से कम एक बार मेरे घर परिवार का ख्याल तो किया होता। जो करना था मैंने कर लिया। अब चुपचाप काम करो, वरना खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। इतना कहकर तुकराम सुखीराम को वहां से भगा देता है। दुखी सुखीराम घर लौटता है। धोखे के कारण उसका बसापसाया जीवन बर्बाद हो जाता है। इसी बीच लक्ष्मी गर्भवती हो जाती है। सुखीराम को अपनी पत्नी की चिंता सताने लगती है। एक दिन वह गांव के बड़े जमींदार के पास जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, जमींदार जी, मुझे अपने खेतों में काम पर रख लीजिए। मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं। मेरी पत्नी गर्भवती है और मेरे घर में उसका पेट भरने के लिए
एक दाना भी नहीं है। मुझ पर थोड़ी कृपया कीजिए। ठीक है ठीक है, इतने हाथ पैर मत जोड़ो। तुम मेरे खेत में काम करोगे तो मुझे तो फायदा ही होगा। और कल से काम पर आ जाना। और ये लो कुछ पैसे। आज रात का खाना मेरी तरफ से खुद भी खा लेना और अपनी पत्नी को भी खिला देना। सेठ की दरियादली को देखकर सुखीराम बहुत खुश होता है और पैसे लेकर घर पर आ जाता है। कोई दिनों बाद सुखीराम और उसकी पत्नी ने मिलकर खाना खाया। अगले दिन से सुखीराम जमींदार जी के यहाँ खेतों पर काम करने लगता है। सुखीराम खेतों पर इस कदर मेहनत किया करता था कि खेतों में उगने वाला हर पौधा शान से लहराता है। लगातार मेहनत करने के बाद जमींदार के खेतों में सुखीराम के द्वारा की गई फसल लहराने लगती है। इतनी सुंदर फसल आज से पहले जमींदार के खेतों में कभी नहीं हुई थी। फसल की कटाई का समय आता है। जमींदार को फसल का अच्छा खासा मिलता है। तभी जमींदार सुखीराम से बोलता है। सुखीराम, तुम्हारा तो तुकाराम नाम का एक भाई है ना? उसके पास तो इतना ज्यादा धन दौलत है। क्या उसने तुम्हारे हक का जायदाद जमीन तुम्हें नहीं दी? सुखीराम जवाब देता है। जमींदार साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पिताजी मरते मरते सब कुछ मेरे बड़े भैया के नाम कर गए। तो जिस चीज पर मेरा हक नहीं है, मैंने उनसे कभी मांगी भी नहीं। सुखीराम अपने बड़े भाई की बेइज्जती न करते हुए उसकी गलतियों पर पर्दा डालकर वहां से चला जाता है। लेकिन जमींदार को सुखीराम की बात हजम नहीं होती। जमींदार किसी कानूनी काम से कचहरी जाता है, जहां वह तुकाराम को वकील के साथ बात करते हुए देखता है। थोड़ी देर बाद तुकाराम वहां से चला जाता है। जिस वकील से तुकाराम बात कर रहा था वह जमींदार का अच्छा दोस्त था। जमींदार उसके पास जाता है और तुकाराम के बारे में सब कुछ पूछ लेता है। तभी वकील तुकाराम का सारा सच जमींदार को बता देता है और जमींदार बोलता है। तो ये बात है, इतना बड़ा धोखा दिया है इसने सुखीराम को। बेचारा सुखीराम इसके खिलाफ एक बुरा शब्द तक नहीं बोला। सुनो मेरी बात, अब जैसा मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसा करना। इस धोखेबाज आदमी को हम धोखे से ही ठगेंगे और सुखीराम को इंसाफ दिला कर रहेंगे। उसे उसका हक जरूर मिलना चाहिए। जमींदार सुखीराम को इंसाफ दिलाने के लिए वकील के साथ मिलकर योजना बनाते हैं। अगले दिन वकील तुकाराम के घर जाता है और बोलता है। एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। अरे क्या हो गया वकील साहब? आपकी जो जमीन है वह सारी की सारी सरकारी जमीन के अंतर्गत आ गई है। कहने का मतलब ये है कि आपकी सारी की सारी जमीन सरकार के पास चली गई है और आपको उसमें से फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम इतने बड़े वकील हो, कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना इस मुसीबत का। मैंने सारी कोशिश करके देख ली। अब तो आपको बस जमींदार साहब ही बचा सकते हैं। मैं उनसे सारी बात कर लूंगा। उनकी सरकारी दफ्तर में बहुत अच्छी जान पहचान है। वो आपकी जमीन को बचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इस सारी जमीन के कागजात उनके नाम करने होंगे। वो आपको आपकी जमीन वापस दे देंगे। अब आप देख लीजिए कि आपको सारी जमीन गंवानी है या फिर बचानी है। अपनी जमीन जाने के डर से तुकाराम वकील की बात मान जाता है और अपनी प्रॉपर्टी के सारे कागजात वकील को दे देता है। वकील सारे कागजात साथ ले जाकर जमींदार साहब को दे देता है, जिसके बाद वह जमींदार वकील से उन कागजों को सुखीराम के नाम पर बनवाने के लिए वकील को दे देते हैं। इसके बाद बड़ी ही चालाकी के साथ वकील उन पर तुकाराम के दस्तक ले लेता है, जिसके बाद जमींदार लक्ष्मी और सुखीराम को लेकर तुकाराम के घर पहुंचता है और जमींदार साहब बोलता है। तुकाराम, जल्दी से यह घर खाली करो। यह घर अब सुखीराम और उसकी बीवी का है। ये क्या मजाक कर रहे हो आप जमींदार साहब? ये भूखे नंगे मेरे घर में क्या कर रहे हैं? वकील साहब, अंदर आ जाइए, कागज साथ लेकर आइए। जरा तुकाराम को सच बताइए। जमींदार की आवाज देने पर वकील उनके पास आ जाता है। इसके बाद वकील सभी के सामने सारा सच बताता है। तभी जमींदार बोलता है। बुरा लग रहा है ना? जब खुद के साथ धोखा होता है तभी एहसास होता है कि धोखा करना कितना ज्यादा हानिकारक होता है। सुखीराम और लक्ष्मी को जब सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने उन्हें मरने को छोड़ दिया।
इसलिए मैंने सुखीराम को इंसाफ दिलाया और अब तुम जाओ जेल की सलाखों के पीछे। इस तरह जमींदार तुकाराम को पुलिस के हवाले कर देता है और सुखीराम का जीवन फिर से सुखी हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।